नमस्कार दोस्तों, जीके मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आज फिर 9th और 10th जून की करंट अफेयर्स को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे इस महामारी के बीच। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। तो पहली जो करंट अफेयर्स है वो हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2021 जारी की गई है, जिसको टॉप किया है मध्य प्रदेश ने 64.1 स्कोर लाकर। और सेकंड पे है उड़ीसा, 59.3 है इसकी स्कोर। और थर्ड एंड द मोस्ट रिमार्केबल स्टेट जो है वो है हिमाचल प्रदेश, 57.1। मैंने रिमार्केबल इसीलिए कहा क्योंकि 2018-19 में इसकी रैंक थी 18th, वहाँ से अब ये 2021 में थर्ड रैंक पे आ गई है। तो समझ पा रहे हैं कितना ज़्यादा रिमार्केबल चेंज है ये। तो मैं आपको बता दूं, बात हो रही है एनीमिया की, तो हमारे भारत में लगभग 50% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेंस, 59% ऑफ ऐसे बच्चे जो कि 5 साल से छोटे हैं, 54% ऑफ एडोलेसेंट्स गर्ल्स एंड 53% ऑफ ऐसी लेडीज़ जो नॉन प्रेग्नेंट हैं, नॉन लैक्टेटिंग है, ये सारे ये एनीमिक है, एनीमिया से जूझ रहे हैं ये लोग। तो समझ सकते हैं आपकी एनीमिया कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। मैंने आपको जैसा कहा कि हिमाचल प्रदेश ने बहुत ज़्यादा रिमार्केबल चेंज दिखाया है। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। यहाँ आपको एक बात पता होनी चाहिए, हमारे पूरे एशिया में एकमात्र नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक, जैसे कि रेसलिंग जहाँ होती है उसको रिंग बोलते हैं, उसी तरीके से आइस स्केटिंग जहाँ होती है उसको, उस एरिया को रिंक कहते हैं। तो एशिया का एकमात्र नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक शिमला में है। तो हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये 18 स्टेट ऑफ इंडिया के रूप में 25 जनवरी 1971 में फॉर्म हुई थी। और ये 1948 में एज ए यूनियन टेरिटरी बनी थी 30 प्रिंसली स्टेट्स को लेकर। उसके बाद 1971 में ये एक स्टेट बनी। तो इसके चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। प्रीवियसली हिमाचल प्रदेश को हम त्रिगर्ता नाम से भी जानते थे। इसका मतलब है कि ऐसा स्टेट है जो कि फुट हिल्स पर है और तीन नदियाँ यहाँ बहती हैं, रवि, ब्यास और सतलुज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। अभी हाल ही में आरबीआई ने विश्ववीर आहूजा, जो आप इमेज देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये अभी अपॉइंट किए गए हैं आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में। ऐसे और कुछ मैंने अपॉइंटमेंट्स यहाँ दे रखी है। हाल ही में बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ को दोबारा रीअपॉइंट किया गया है, वो है चंद्रशेखर घोष जी। तो बात हो रही है बंधन बैंक की, तो मैंने जैसे कि बंधन बैंक का कहा आपको, एमडी एंड सीईओ चंद्रशेखर घोष रीअपॉइंट हुए हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में और ये बनी थी 2001 में। अभी हाल ही में एचएसबीसी के सीईओ को भी अपॉइंट किया गया है, जो बने हैं हितेंद्र देव। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, इसके पहले एचएसबीसी के सीईओ थे सुरेंद्र रोशा। अब वो को चीफ एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं एचएसबीसी एशिया पैसिफिक के। तो इसीलिए उसकी जगह पर अभी हितेंद्र देव जी बन गए हैं सीईओ ऑफ एचएसबीसी। तो एचएसबीसी की बात हो रही है, ये बनी थी 1865 में हांगकांग में। अभी इसकी हेडक्वार्टर लंदन में। इसके फाउंडर माने जाते हैं थॉमस सदरलैंड, और सीईओ अभी हाल में है नोल क्विन। और सबसे मज़ेदार न्यूज़ ये है, अभी अमेज़न के जो सीईओ हैं जेफ बेजोस, वो अभी अमेज़न के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन चुके हैं। 5 जुलाई से आई थिंक ये हो जाएगा। और अमेज़न के नए सीईओ बनेंगे एंडी जैजी। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये सामने जो बंदा है ये है एंडी जैजी, अमेज़न के नए सीईओ। और पीछे जो है ये है ऑब्वियसली वन एंड द मोस्ट फेमस रिचेस्ट जेफ बेजोस। अभी ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन चुके हैं अमेज़न के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की ओर। अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने अपने पार्ट टाइम चेयरमैन को रीअपॉइंट किया है, जो बने हैं जीसी चतुर्वेदी। इनको रीअपॉइंट किया गया है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी आईसीआईसीआई बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में। तो आईसीआईसीआई बैंक की बात हो रही है, तो ये बनी थी 1994 में। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। इसके एमडी एंड सीईओ है संदीप बख्शी, और इसका टैग लाइन है, हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। अभी हाल ही में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के हेड के रूप में चेयरमैन के रूप में संजीव सहाय को चुन लिया गया है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये बनी थी 2006 में।
और और भी कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं इम्पॉर्टेंट। अभी हाल ही में वाइस एडमायरल राजेश पेंधारकर, इनको डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस चुना गया है। वाइस एडमायरल राजेश पेंधारकर ये बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल विन हुई है इंडिया की। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वोल्कन बॉस्कीर जो थे UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पाकिस्तान में हाल ही में हिलाल पाकिस्तान एक अवार्ड रिसीव किया था, और उस वक्त उन्होंने एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल दी थी इंडिया को लेकर, कश्मीर को लेकर। तो इसके अगेंस्ट इंडिया ने आवाज़ उठाई थी, और देखिए ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुआ। अभी हाल ही में UNGA के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, उनको हटाकर नए प्रेसिडेंट को बना दिया गया है। वो बने हैं अब्दुल्ला शाहिद। ये मालदीव्स के रहने वाले हैं, अब्दुल्ला शाहिद। इनको अभी 76 UN जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बना दिया गया है। बात ये मालदीव्स के हैं, तो मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर अभी है इब्राहिम मोहम्मद सोली। इसकी कैपिटल है माले, और इसकी करेंसी है रुफिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है अब्दुल्ला शाहिद जी, मालदीव के मिनिस्टर हैं। इनको अभी 76 जनरल असेंबली प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया गया है। और एक बड़ी अपॉइंटमेंट है यहाँ पर, अभी फ़िलहाल हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जैसा कि हमको पता है हमारे एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और कमिश्नर होते हैं, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो सुशील चंद्रा जी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और एक इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार जी। और एक जो पद था इलेक्शन कमिश्नर का, एज बिकॉज सुशील चंद्रा जी इलेक्शन कमिश्नर थे पहले, पर अब वो CEC बन चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उनकी जगह खाली हो गई थी। इसीलिए उनकी जगह पर अनूप चंद्र पांडे को एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में चुन लिया गया है। देख पा रहे हैं आप, ये है अनूप चंद्र पांडे जी। इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है तो ये बनी थी 25 जनवरी 1950 को। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे सुकुमार सेन। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। यह है अनूप चंद्र पांडे जी, हमारे इंडिया के नए वन ऑफ द 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, और एक है राजीव कुमार जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर आज के। अभी हाल ही में आसाम के 6th नेशनल पार्क को डिक्लेयर कर दिया गया है। आसाम गवर्नमेंट ने अपने 6th नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया है। इसका नाम है रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट, रायमोना नेशनल पार्क। इसको डिक्लेयर किया है आसाम की गवर्नमेंट ने। ये 6th है। अभी उसके बाद ही 7th नेशनल पार्क को भी डिक्लेयर कर दिया गया है, वो भी मैंने दिया इधर आपके लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रायमोना नेशनल पार्क है। ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व और चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व का एक इंटीग्रल पार्ट है। मैं आपको बता दूं, ये जो रायमोना नेशनल पार्क है, ये फेमस है गोल्डन लंगूर के लिए, और गोल्डन लंगूर को प्राइड ऑफ बोडोलैंड भी कहा जाता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि 7th नेशनल पार्क भी बन चुका है अभी, सॉरी, आसाम की 7th नेशनल पार्क ये बनी है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको छोड़कर बाकी जो 5 नेशनल पार्क्स हैं आसाम के, वो है काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग एंड डिब्रू साइखोवा। अभी आसाम इस 7th नेशनल पार्क को बनने के बाद, इस 7th नेशनल पार्क के बनने के बाद आसाम इंडिया का 2nd हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स वाला स्टेट बन चुका है। पहले में है मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार, इनमें 9 नेशनल पार्क्स हैं, और आसाम में 7। चलिए, आसाम की बात हो रही तो आसाम की कैपिटल है दिसपुर। इसके चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिस्वा शर्मा, और इसके गवर्नर है जगदीश मुखी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इन स्कूल एजुकेशन ये जारी की गई है, जिसमें पंजाब ने टॉप की है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अभी हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी की गई है इन स्कूल एजुकेशन। इसमें टॉप की है पंजाब ने। इसकी स्कोर है 929 आउट ऑफ 1000। ये 2018 और 19 में 13 पोजीशन पे थी। ये भी बहुत ज़्यादा रिमार्केबल एक बदलाव है। सेकंड पे है चंडीगढ़, 912 आउट ऑफ 1000 स्कोर किए इसने। और थर्ड है तमिलनाडु, जिसकी स्कोर है 906 आउट ऑफ 1000। मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रेडिंग इंडेक्स है ये 3 साल पहले शुरू की गई थी। इसके 70 पैरामीटर्स हैं, जो कि लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। 70 पैरामीटर्स हैं। 70 पैरामीटर्स के आधार पर ही ये इंडेक्स जारी की जाती है, जिसमें टॉप किया है पंजाब, सेकंड है चंडीगढ़ और थर्ड है तमिलनाडु। पंजाब की बात हो रही है तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है
हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अभी 2019 में डिक्लेयर हुआ था 2024 FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप। आपको ये ताजुब लग रहा होगा, हॉकी 5S, हॉकी सुना है पर हॉकी 5S क्या है? देखिए ये एक हॉकी का शॉर्ट फॉर्मेट है जो कि 5 प्लेयर्स को लेकर खेला जाता है, जिसमें 4 फील्ड प्लेयर्स होते हैं और एक गोलकीपर होता है। ये एक हॉकी का शॉर्ट फॉर्मेट माना जाता है। इसको 2019 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि इसकी हॉकी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको अभी 2024 में ओमन मस्कट में ओमन होस्ट करने वाली है, इसके अपने कैपिटल मस्कट में। तो इस खेल की बात करें, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल 5 प्लेयर्स होते हैं, 4 फील्ड प्लेयर्स होते हैं और एक गोलकीपर होता है। इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था नैनजिंग यूथ ओलंपिक गेम्स में 2014 में। नैनजिंग यूथ ओलंपिक गेम्स, ये समर ओलंपिक्स है, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था इनको। और जैसे कि मैंने आपको कहा 2019 में ये अनाउंस कर दिया गया था कि हॉकी 5S वर्ल्ड कप लॉन्च की जाएगी। बात हो रही है ओमन की, ओमन में होस्ट करने वाली है इस वर्ल्ड कप को 2024 में। तो ओमन की कैपिटल है मस्कैट, इसकी करेंसी है ओमानी रियाल और इसके सुल्तान है हैथम बिन तरीक अल सईद। ओमान के कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ओमान के बेसिकली 3 ही नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो जो है सऊदी अरेबिया, येमेन और UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट। ओमान के साथ इंडिया की ये एक नेवल एक्सरसाइज है, इसका नाम है नसीम अल बहर, इसका मतलब होता है सी ब्रीज। याद रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अभी हाल ही में 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2021 में वाटर ब्यूरियल, जो कि अरुणाचल प्रदेश की एक मूवी है, तो उसको बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया है। जैसा देख पा रहे हैं आप, ये है वाटर ब्यूरियल, ये एक इमेज है, ये एक मूवी बनाई गई है, अरुणाचल प्रदेश की है ये वाटर ब्यूरियल। इसके डायरेक्टर जो है वो है शांतनु सेन, ये एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। और इसके जो प्रोडक्शन हाउस जो है इसकी, वो है AM टेलीविज़न। देखिए ये जो मूवी है वाटर ब्यूरियल, ये बताया जाता है कि ये एक आसामी नोवेल जो है शॉपकोटा मानू इस नोवेल के ऊपर आधारित है। इस नोवेल को लिखा था योशी दौरजी थोंगची ने, मोनपा डायलेक्ट में, मोनपा लैंग्वेज में इसको लिखी गई थी, मोनपा डायलेक्ट में। तो यहाँ एज बिकॉज मैंने डायलेक्ट की बात की तो मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऐड कर दी है। देखिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो प्रेस ट्रस्ट है, उसके आधार पर इंडिया में टोटल 19,500 लैंग्वेजेस या डायलेक्ट्स बोली जाती है एज मदर टंग्स। परंतु हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जैसा कि आपको पता है, 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। हमारे स्केड्यूल 8 में आता है वो, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th स्केड्यूल में आता है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसमें 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस हैं, उनका उल्लेख है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी डिक्लेयर किया था, मीन्स कुछ लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर किया था, जिनमें कन्नड़ थी, मलयालम था, उड़िया, संस्कृत, तमिल एंड तेलुगु। ये 6 लैंग्वेजेस थे जिनको क्लासिक लैंग्वेजेस का डिस्टिंक्शन भी दिया गया था। तो बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, मैं आपको बता दूं यहाँ पर 26 मेजर ट्राइब्स पाई जाती हैं, साथ साथ 100 सब ट्राइब्स पाई जाती हैं। ये एकमात्र रीजन है हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट का। अरुणाचल प्रदेश इज़ द ओनली प्लेस पूरे हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पर 26 मेजर ट्राइब्स पाई जाती हैं और 100 सब ट्राइब्स पाई जाती हैं। यहाँ पर 30 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इसको ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया या फिर पैराडाइज ऑफ बोटानिस्ट भी कहा जाता है। बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, बिकॉज वाटर ब्यूरियल जो है वो अरुणाचल प्रदेश की मूवी है। तो इसकी कैपिटल है ईटानगर। ये बनी थी 20 फरवरी 1987 में एज द 25th स्टेट ऑफ इंडिया। 20 फरवरी 1987 में ये बनी थी एज द 25th स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए टिल 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को हम नेफा के नाम से जानते थे, NEF है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जानते थे। उसके बाद इसका नाम अरुणाचल प्रदेश पड़ा। इसके चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू जी और गवर्नर है BD मिश्रा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में इंडिया UN इकोसॉक ये एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। मैंने जैसा कि आपको बताया था, ये UN के 6 मेन ऑर्गन्स में से एक है। तो ये इंडिया अभी इलेक्ट हो चुका है UN इकोसॉक के मेंबर के रूप में।
इसका टर्म रहेगा 2022 टू 2024। इकोसोक की बात कर ले, इकोसोक में टोटल 54 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि 3 साल के लिए इलेक्ट होती हैं, जिसको इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा। मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, जनरल असेंबली, इकोसोक, यूएन की जो इकोसोक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जनरल असेंबली यहाँ के मेंबर्स को इलेक्ट करती है 3 साल के लिए। टोटल मेंबर्स इसके हैं 54 मेंबर्स। यहाँ पर जो सीट्स एलोकेटेड हैं, 54 जो मेंबर्स हैं, इसको अलोकेट किया गया है जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। तो वो कैसा रिप्रेजेंटेशन है देख लेते हैं। अफ्रीकन स्टेट्स जो हैं, टोटल 14 अफ्रीकन स्टेट्स यहाँ पर मेंबर्स बन सकते हैं। एशियन स्टेट्स जो हैं वो 11, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स 6 है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन स्टेट्स 10 है, वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स 13 है। ये टोटल आ जाती है 54 मेंबर्स, ठीक है। टोटल 54 मेंबर्स आ जाते हैं इकोसॉक के। तो इस बार एशिया पैसिफिक रीजन से जो सिलेक्ट हुए हैं वो है इंडिया, ओमन, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए इंडिया इस बार अकेले सेलेक्ट नहीं हुआ, इसके साथ और 3 कंट्रीज भी सिलेक्ट हुए हैं एज अ मेंबर ऑफ इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूएन, या फिर यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इस बार कौन कौन चुना गया है? इस बार चुना गया है इंडिया, ओमन, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान। मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं इधर, ये है इकोसॉक का सिंबल, ये इनका लोगो है, और ये जो दिख रहा है आपको बगल में दिख रहे हैं, ये है हमारे इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन। इनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति। ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूएन, इनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति। यूएन की बात करें तो ये बनी थी 24 अक्टूबर 1945 में। मैंने इसके बारे में आपको बहुत बार कहा है मेरे करंट अफेयर्स में ही। इसकी हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। अभी इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस। जैसे कि मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था कि इनको रीअपॉइंट करने की बात की जा रही है। ये पोर्तुगल के हैं, इनको एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन दोबारा नॉमिनेट करने की बात की जा रही है। तो जो मैंने अभी कहा कि 6 ऑर्गन्स में से एक है इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो 6 ऑर्गन्स क्या क्या है देख लेते हैं। जनरल असेंबली पहला, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, फिर आता है इकोसॉक, ECO SOC, फिर आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इकोसॉक की जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क और जेनेवा में है। अभी इसके प्रेसिडेंट है ओ जून। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जारी की गई है। QS स्टैंड्स फॉर क्वाकरेली साइमंड्स। क्वाकरेली साइमंड्स की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जारी की गई है। रिलीज फॉर बेस्ट 400 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़। देखिए यहाँ पे 400 नहीं, इससे भी ज़्यादा भी है नंबर्स, परंतु 400 को बहुत ज़्यादा मायने दिया जाता है, इधर मायने दिए जाते हैं। इसमें टॉप में है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ये पिछले 10 साल से ही टॉप पे है। फिर आता है सेकंड पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। थर्ड पे देखिए मुझे 2 जगह पे 2 अलग अलग न्यूज़ मिली। मुझे द प्रिंट में ये मिली थी कि स्टैनफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ये 3rd पोजीशन पे है, और टाइम्स ऑफ इंडिया में मुझे दिखा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 4th पोजीशन पे है। तो ये ऐसे भी इम्पोर्टेंट है नहीं, 3rd है, फिर भी मैं कल बता दूंगा आपको ये कंफर्म देखकर। 3rd पोजीशन पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है एज़ पर द प्रिंट। और इंडिया की अगर बात करें तो ये 177th में है IIT बॉम्बे, 185th में है IIT दिल्ली, और 186th में है IISc बेंगलोर। तो QS वर्ल्ड ये रैंकिंग्स जिन्होंने जारी की उन्होंने ये भी बताया है कि IISc बेंगलोर जो है इसको वर्ल्ड्स टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी भी माना गया है। इसकी स्कोर है वो 100 आउट ऑफ 100। तो जैसे कि मैंने आपको कहा QS स्टैंड्स फॉर क्वाकरेली साइमंड्स। तो यहाँ देख पा रहे हैं, बताया जाता है कि ये जो इंडियन यूनिवर्सिटी से भी रैंक में आ रही है, जैसा कि हमने पिछले बार भी कुछ दिनों पहले देखा था, एशियन रैंकिंग्स भी आई थी जहाँ पर IISc बेंगलोर जो थी इसकी रैंक थी 36 आई थिंक, और इसी तरीके से IIT रोपड़ भी थी इस लिस्ट में, और टॉप पे थी सिंगुआ यूनिवर्सिटी, सेकंड में थी पेकिंग यूनिवर्सिटी, दोनों चाइना की थी। तो बताया जा रहा है ये जो अभी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ रैंक पे आ रही हैं वर्ल्ड रैंकिंग्स पर, इस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बहुत बड़ा हाथ है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम का। बताया जाता है कि 2016 में जो स्टार्ट की गई थी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसके आधार पर ये कुछ प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूट्स को फंड करते थे और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को ऑटोनॉमी दिया करते थे।
जैसे कि पब्लिक इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो आईआईटी है, आईआईएससीज हैं। इसमें अभी फ़िलहाल 20 इंस्टीट्यूशंस हैं। इस इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम के अंडर 20 इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जिसमें 10 है पब्लिक इंस्टीट्यूट और 10 है प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो जो 10 प्राइवेट पब्लिक इंस्टीट्यूट है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है, ठीक है, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनको ऑटोनॉमी पे करती है, ऑटोनॉमी देती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में क्रिस बोर्ड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए मैच रेफरी चुन लिया गया है। याद रखिएगा, क्रिस बोर्ड, ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं, सॉरी इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ये थे, अभी अंपायर हैं। तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को के फाइनल मैच को फाइनल मैच के रेफरी बनेंगे। ये जो मैच है ये स्केड्यूल होने वाली है एजीज बॉल साउथहैम्पटन में 18 जून को, अभी हाल ही में जो आ रही है। इसके साथ साथ सिर्फ क्रिस बोर्ड ही नहीं, क्रिस बोर्ड के साथ साथ कुछ 2 ऑन फील्ड अंपायर्स को भी अपॉइंट किया गया है, चूज़ किया गया है, जो कि है रिचर्ड कीथ इलिंगवर्थ और एक माइकल गॉज। याद रखिएगा, ये दोनों भी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। रिचर्ड कीथ इलिंगवर्थ जो है, जितना मुझे लगता है ये इंग्लैंड के ओपनर थे, ठीक है। अभी ये अंपायर है। माइकल गॉज, रिचर्ड कीथ इलिंगवर्थ, क्रिस बोर्ड, ये तीनों ही इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो इनको भी चुना गया है। ये दो जो है, इन दोनों को ऑन फील्ड अंपायर्स के रूप में चुना गया है और मैच रेफरी के रूप में क्रिस बोर्ड को चुना गया है। बात हो रही है आईसीसी की, आईसीसी ने इनको चुना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है मेरे वीडियोस में, आईसीसी बनी थी 1909 में। इसकी हेडक्वार्टर से दुबई यूएई में। इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और सीईओ है मनु साहनी। चलिए बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट के तरफ। अभी हाल ही में एमआर कुमार को एलआईसी के चेयरमैन जो हैं, उनकी जो टर्म है वो एक्सटेंड कर दी गई है। एमआर कुमार एलआईसी के चेयरमैन थे, उनकी टर्म अभी ख़त्म होने वाली थी, उसको एक्सटेंड कर दी गई है मार्च 2022 तक। एलआईसी की बात हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए, एलआईसी 1 सितंबर 1956 में बनी थी। इसकी हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। और अभी जैसे कि चेयरमैन इनका एक्सटेंशन हुआ है तो चेयरमैन है एमआर कुमार। और एक बात, एलआईसी बनी थी जब 1956 में, तब इंडिया के पहले आरबीआई गवर्नर थे सीडी देशमुख। उस वक्त पे इंडिया के पहले आरबीआई गवर्नर बने थे और वो थे सीडी देशमुख। तो बात हो रही थी एलआईसी की, तो मैंने यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस अथॉरिटीज़ की भी नाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के नाम भी इंक्लूड कर दिए हैं, उनकी डिटेल्स भी ऐड की है मैंने। जैसे IRDAI, इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बनी थी 1999 में। इसके हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद में और इसके अभी जो चेयरमैन है वो है सुभाष चंद्र खुंटिया जी। फिर आते हैं सेबी, ये भी एक रेगुलेटरी बोर्ड है। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बनी तो थी 1988 में, परंतु इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दिए गए 1992 में। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसके चेयरमैन है अजय त्यागी जी। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, इतना ही है आज के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जैसे कि मैंने पहले कहा था, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद।